के नतीजे एकदम स्पष्ट हो चुके हैं, राजस्थान के भी नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, उन्होंने उन फैक्टर्स का जिक्र किया जिसकी वजह से यह अप्रत्याशित और बड़ी जीत मिली है। खासतौर पर नारी शक्ति का उन्होंने बहुत जिक्र किया और उन्होंने महिला आरक्षण बिल से उसे जोड़ा। हालांकि मध्य प्रदेश में भी बार बार यह बातें कही जा रही थी कि लाडली बहनाओं का साथ मिल गया है, और अब यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव दिया कि कैसे उसी दौरान जब महिला आरक्षण बिल था, ये इसका भी अंडर करंट था और शायद उसी वजह से आशीर्वाद मिला है। लेकिन छत्तीसगढ़ के नतीजे जो तमाम एग्जिट पोल थे उससे बरक्स आए हैं, उसका जो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन था वो बिल्कुल अलग नजर आया। और बीजेपी जो बात कह रही थी, और हमने देखा है लोकेंद्र 2-3 दिन बात कर रहे थे, वो 50+ या 55+ की बात कर रहे थे, और अब आंकड़े वही जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। सऊद, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब अपने पीक पर थी बीजेपी तब भी 50+ नहीं हो पा रही थी, चाहे आप 2003 का उठाइए, 8 का उठाइए या फिर 13 का उठाइए। अपना रिकॉर्ड तोड़ इस बार अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, और वो भी ऐसी कंडीशन में जब सब ये कह रहे थे कि नहीं बीजेपी गेन करेगी 30 से 35 सीट, हद से 40 सीट, वहां पर वो अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो ऐसा क्या हुआ, वही समझने की कोशिश करेंगे। कई सवाल हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जनता ने यहां की मौजूदा कांग्रेस को नकारते हुए एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया है, जिस वजह से प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को, ये जीत का श्रेय पूर्ण रूप से पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सेंट्रल नेतृत्व को जाता है। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही अपने आप में घुसी हुई थी। पूरे 5 साल तक सिर्फ मैं, मेरा परिवार और गांधी परिवार को कैसे खुश रखना उसी में लगी रही। छत्तीसगढ़ के जनता के साथ नहीं दी, छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरा कस के कांग्रेस का बदला लिया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ मॉडल समेत कांग्रेस के सभी तिलिस्मों को तोड़ते हुए प्रचंड जीत हासिल की है, और बस्तर समेत कई सीटों पर बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। ऐसे में पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करने वाली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुद्दों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की। इसके साथ ही मोदी की गारंटी पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी है। वहीं बीजेपी की महतारी वंदना योजना के वादे ने भी अपना कमाल कर दिखाया है, जिसमें बीजेपी ने महिलाओं को 12,000 रूपए देने का ऐलान किया था। कांग्रेस की बात करें तो पीएससी घोटाले और भ्रष्टाचार के मुद्दों ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही शराब घोटाला और महादेव ऐप मामले ने भी कांग्रेस सरकार का खेल बिगाड़ दिया। तो वहीं 2.5 साल के फॉर्मूले पर भी कांग्रेस में जमकर विवाद हुआ, जिसमें टीएस सिंहदेव की नाराजगी भी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो मिल गई, लेकिन अब सीएम पद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, दुर्ग सांसद विजय बघेल और पूर्व आईएएस और बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी सीएम के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी हाईकमान एक बार फिर रमन सिंह पर भरोसा जताती है या फिर प्रदेश में सीएम पद के लिए किसी नए चेहरे पर विचार किया जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ की यही स्थिति, लेकिन छत्तीसगढ़ में जीत और हार के फैक्टर्स क्या रहे इसको भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त यही बातें अहम हो जा रही है और यही फैक्टर्स पर ही विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब नतीजे सामने आते हैं। देखिए, बीजेपी ने जो कमाल किया उसकी वजह क्या रही वो भी जरा समझना यह जरूरी है कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि कोई वेटेज नहीं दे रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया, वही चेहरा थे। अमित शाह ने स्ट्रेटेजी बनाई, बहुत पहले छत्तीसगढ़ को उन्होंने एक तरीके से अपने हाथ में ले लिया था और चेहरा यहां पर नरेंद्र मोदी बने, उनकी गारंटी रही। बीजेपी ने नहीं की सीएम चेहरे की घोषणा। अब ये सारी चीजें जो हैं सऊद, ये बीजेपी के फेवर में जा रही है। उस वक्त कयास लगाए जाते थे, उस वक्त कहा जाता था कि ये सही है या नहीं सही है, लेकिन जब इतना प्रचंड बहुमत तो लगता है कि बिल्कुल सही थी और वो रणनीति थी। मोदी की गारंटी पर जनता को बहुत भरोसा, और ये बात कही भी जा रही है कि लगातार बीजेपी इसे आगे कह रही है। जिस योजना का जिक्र, महतारी बंधन योजना, यानी 12,000 रुपए देने की बात, और इस योजना का असर यह कि कांग्रेस को भी आना पड़ा।
15,000 देने की बात कहनी पड़ी, लेकिन वो समय नहीं मिला फिर उस मैसेज को डिलीवर करने में। और शायद ये जो योजना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसने बहुत काम किया है, तो छत्तीसगढ़ में भी उसको लेकर आए और यहां भी देखिए वो काम कर गई। शायद महिलाओं को 12,000 रुपए देने का इसमें ऐलान किया गया था। जी हाँ, वो एक तरीके से लाडली बहना योजना की रेप्लिका ही कही गई, लेकिन वो काम करती दिखाई दी। पीएससी घोटाले का बहुत जिक्र हुआ। इस पूरे मामले को बीजेपी ने बहुत भुनाया, बहुत प्रमुखता से रखा, और उसका फायदा भी इस वक्त कम से कम जब वोट इस तरीके से पड़े और इस तरीके से नतीजे आए तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। किसानों को धान की कीमत एक मुश्त देने का जो वादा, एक तरफ से एक बड़ा रकबा 21 हेक्टेयर धान खरीदी का और 3100 रुपए में धान खरीदने का वादा जो किया, वो अपने आप में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि हम देख रहे हैं धान के नाम पर हर बार सरकार बनती रही है छत्तीसगढ़ में। और इससे पहले क्या था, सियासत होती थी धान को लेकर, लेकिन अब वो डबल इंजन का भरोसा मिला कि भाई अगर बीजेपी कह रही है तो शायद इस पर सियासत ना हो, ये ना हो कि हम किस्तों में देंगे आपको। उन्होंने बोला एक मुश्त हम देंगे। अभी तक जो मिल रहा था, जो डिफरेंस पैसा था एमएसपी और जो सरकार ने वादा किया था, वो किस्तों में 4 किस्तों में सरकार दे रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं एक मुश्त में देंगे। और एक हम देखते थे कि कभी बारदाने को लेकर, कभी किस चीज को लेकर एक पशुपेश की स्थिति रहती थी। कई बार जो डेट्स हैं वो डिले हुई धान की खरीदी को लेकर। और इस वक्त मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, वो सुन लेते हैं। गरीब कल्याण, किसान कल्याण, भांजे भांजियों के कल्याण के काम और माता बहनों के सशक्तिकरण का जो अभियान चला, जिसकी एक थी लाडली बहना योजना, ये उन कामों की जीत है। ये अटल विश्वास है मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता का भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। ये उन कार्यकर्ताओं की विजय है। ये विजय गरीबों की विजय है, किसानों की विजय है, नौजवानों की विजय है, माताओं बहनों की विजय है, भांजे भांजियों की विजय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने चमत्कार किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं। हमारे अचूक रणनीतिकार श्रीमान अमित शाह जी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। उनकी रणनीति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे चुनाव के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी का परिश्रम और योजना, और परिवार के मुखिया की तरह आदरणीय शिव प्रकाश जी का प्यार और मार्गदर्शन, अश्विनी वैष्णव जी का स्नेहपूर्ण समर्थन, और इसके साथ साथ हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारे सारे नेता, हम सब मिलकर चुनाव लड़े। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे रहे। अगर सच्चे मन से जनता की सेवा करो तो सेवा असर करती है। पूरा मध्य प्रदेश जो हमारा परिवार है, उसके भाई और बहनों ने अपना परिवार समझ के, अपना समझ के, क्योंकि नेता और जनता नहीं, पूरा प्रदेश परिवार हो गया, उन्होंने अद्भुत प्यार दिया है। मैं आभारी हूं मेरी देवी तुल्य बहनों का। हम जहां जाते थे उनका प्यार उमड़ता था। वो स्नेह से आशीर्वाद देती थी, और न केवल आशीर्वाद देती थी, भावुक हो जाती थी और कहती थी भैया अपन ही जीतेंगे, मेरी बहनों अपन जीत गए। भांजे भांजियों का ऐसा प्रेम मिलता था। मामा मामा कह के पुकारते थे तो रोम रोम पुलकित हो जाता था। ये
उन भांजे और भांजियों के प्रेम की विजय है। मैं प्रदेश के समाज के सभी वर्गों के भाई और बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कई बार मुझे लगता भी कि धन्यवाद किसको दूं, क्योंकि सब तो अपने हैं, लेकिन फिर भी धन्यवाद। उन्होंने विश्वास बना के रखा भारतीय जनता पार्टी पर, और हमारा संकल्प है कि जान भले ही चली जाए, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। जो प्रदेश के विकास का रोड मैप हमने बनाया है, हम उस पर चलकर प्रदेश को विकसित भी करेंगे, समृद्ध भी बनाएंगे, और जो जो वचन दिए हैं वो सारे संकल्प पत्र में हमने जो संकल्प व्यक्त किए हैं, एक एक संकल्प पूरा होगा, क्योंकि ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की गारंटी है। हम उसको हर हालत में पूरा करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, किन शब्दों में मैं आभार प्रकट करूं। मैं तो विनम्रता पूर्वक सभी को प्रणाम करता हूं, इस संकल्प के साथ कि जिएंगे तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, और लोकेंद्र देखिए सभी को वो जीत का श्रेय दे रहे थे, हर एक को वो क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी जो ये विनम्रता है, उनका जो ये स्वभाव है, यही उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है और उनको क्रेडिट देने पर मजबूर करता है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारी है, जिसकी शायद कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी स्थिति होने वाली है। वो उम्मीद करके चल रहे थे, चाहे बेशक डिबेट्स में ना बोलते हों, 75 पार बोलते हों, लेकिन ये उम्मीद जरूर कर रहे थे 50 तो पा जाएंगे जैसे तैसे। और इसीलिए देखिए सऊद इंतजार भी किया गया। अभी भी कोई कांग्रेस का रिएक्शन ऑफिशियली नहीं आया है हार को एक्सेप्ट करने। वहां कमलनाथ ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन कहां चूक गई कांग्रेस, ये देखते हैं जरा। और कुछ पॉइंटर्स हैं यहां पर, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पीएससी घोटाले और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी तरीके से गिर गए। नकारते रहे और कहते रहे कि कुछ नहीं है, लेकिन वो असर कर गया। महादेव ऐप की बात बाद में हुई, और हमको याद होगा कि वोटिंग से ठीक पहले उसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक भी उसकी आंच पहुंच गई। उसके अलावा पीएससी घोटाले को लेकर के बीजेपी ने बहुत उठाया, और शराब घोटाले को लेकर के जो वादा खिलाफी की बात थी, उसने एक बहुत बड़ा खेल बिगाड़ दिया। शराबबंदी हुई नहीं, ऊपर से उसमें भी घोटाला। बीजेपी ने यह आरोप मढ़ दिया कि इससे पैसा कमाया गया, घर घर पहुंचा दी गई है, तो वो भी एक डेंट कर गया। और ये महादेव ऐप देखिए, इसने तो पिछले 1-1.5-2 महीनों में जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी पूरे मामले ने, और जिस तरीके से वो शादी के वीडियोस और सामने आने शुरू हुए, सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक इसकी आंच, वो क्योंकि उनकी ही इमेज पर लेकर के चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही थी। उसी छत्तीसगढ़ मॉडल और भूपेश बघेल मॉडल की बात होती थी, और जब सीधे सीधे ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप उन तक पहुंच रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा। और ये जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला है, इसको लेकर टीएस सिंहदेव की नाराजगी वो कई दिनों से खुलकर बता रहे थे। और जब एंड में भी आप देखेंगे सरकार का, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, यानी कि वो नाराज थे। वो कई बार दिल्ली गए, वहां पर बातचीत कर आए, तो ये सब संगठन पर असर डाल रहा था। फिर टीएस सिंहदेव के खिलाफ उन्हीं के विधायक बृहस्पत सिंह जिस तरह के आरोप लगाते थे, तो वो सारी चीजें नाराजगी थी, और इसका इंपैक्ट ये वो खुद भी चुनाव हार गए। जातीय समीकरण बिठाने में भी असफल हुई कांग्रेस। जी हां, जिस तरीके से जब टिकट बंटवारा हो रहा था, कहा जा रहा था कि सरकार के खिलाफ तो बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं, लेकिन बहुत से विधायकों के खिलाफ नाराजगी है। अपने विधायकों को टिकट उनके काटे गए, लेकिन जो जातिगत एक तरीके से समीकरण बैठाने थे, वो कहीं ना कहीं फेल हुए, और जमीनी मुद्दों से दूर रहा कांग्रेस का संगठन। ये बात कही जा रही है, और जमीनी मुद्दे, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि हमने जो काम किया है, जो गोबर खरीदी योजना है, धान को लेकर के जो हमने काम किया, या फिर हमने जो तमाम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर के उसको लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश की, धार्मिक कार्ड खेला, हिंदुत्व का कार्ड खेला, इन सब पर कांग्रेस कहीं ना कहीं रिलाई कर रही थी, लेकिन जमीन पर कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे जो है वो पिछड़ रहे थे, वो चूक रहे थे। देखिए बीजेपी में तो जबरदस्त माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है, और जश्न मन रहा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, और इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस अगर हारी तो आखिरकार क्यों हारी है। ठीक है, और ठीक है, और देखिए लोकेंद्र, स्थिति यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता आज ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं।
हम लगातार देख रहे हैं कि कई बार क्योंकि मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, लेकिन वो बोले भी तो क्या बोले, अभी तो बहुत कुछ है जो विचार विमर्श होगा। हमारे साथ खास मेहमान जो मौजूद हैं उनका परिचय जरा करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ वसु शर्मा है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वसु शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा भी मौजूद हैं जो कि हर एक बारीकी पर लगातार नजर रख रहे थे। अंकुश, आपका भी स्वागत। हम अभी बातचीत करेंगे, लेकिन जरा राजेश अग्रवाल जी और वसु शर्मा जी से हम आगे पहले सऊद एक बार मुझे लग रहा है बधाई तो दे देते हैं। वसु जी खुश भी हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सर, आपको अच्छे परिणाम आए हैं आपकी पार्टी के। और एक रिएक्शन छोटा सा पहले अंकुश से ले लेते हैं। अंकुश, क्या अपडेट है मुख्यमंत्री को लेकर खासकर? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9:30 बजे आज राजभवन पहुंच रहे हैं और रात को 9:30 बजे वो अपना जो इस्तीफा है वो राज्यपाल को सौंप देंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपनी हार स्वीकार कर ली है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से 9:30 बजे का समय तय किया है उस हिसाब से नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना धर्म भी निभाया है कि अगर प्रदेश की जनता ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया है, प्रदेश की जनता ने अगर उनकी पार्टी को नकार दिया है, तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहना ठीक नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने समय तय कर लिया कि 9:30 बजे वो जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। हालांकि जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता तब तक कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम तो रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग तस्वीर स्पष्ट हो गई है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जानना चाहता हूँ। अब ये खबर आई कि 9:30 बजे तक, लेकिन अंकुश शायद इस हार को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अंत तक जब इंतजार किया गया, अभी तक हमने देखा है ऑफिशियली ना दीपक वैद सामने आए, ना मुख्यमंत्री सामने आए, ना कोई कांग्रेस का बड़ा नेता बोलने आ रहा है। और अब तो अभी हमारे डिबेट में भी हमने आमंत्रित किया है, देखिए जुड़ते हैं तो ये अब चुप्पी क्यों? क्योंकि वहां कमलनाथ आकर हार स्वीकार कर लेते हैं, उधर हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत जाकर इस्तीफा दे दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये शांति क्या है, इसके मतलब क्या है? देखिए, शांति का सीधा सीधा कारण है कि 75 पार का नारा लेकर आप चल रहे थे और एकदम से आप उस आंकड़ों के आधे हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाए। तो क्या कहेंगे? अगर डिबेट में शामिल होंगे हैं तो क्या बात रखेंगे? क्या ये बात रखे जाएंगे कि 15 सालों तक जो बीजेपी ने नहीं किया था वो कांग्रेस ने किया? इसी तरीके की बातें जो 5 साल तक होती रही हैं, ये तमाम तरीके की बातें हैं। और बीजेपी कांग्रेस दफ्तर की अगर बात करें तो वहां पर भी कोई मौजूद नहीं है। हमने कोशिश भी की थी कि हम किसी से बात कर सके। कांग्रेस दफ्तर में भी जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर एकदम से ये सोचा नहीं था, कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था कि लेकिन बुरी स्थिति जो है। मैं ये कहना चाहूंगा, शायद हार में भी एक सहजता होती है और राजनीतिक पार्टियां देर नहीं लगाती हैं। इस देश में बहुत बड़ी बड़ी हार हुई हैं, लेकिन यहां पर ये चुप्पी शायद वही है कि एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। एक्सेप्ट होने से साथ साथ एक और भी चीज ये भी थी कि छत्तीसगढ़ के जो नतीजे थे आधिकारिक तौर पर वहां पर जीत और हार का जो ऐलान है वो अभी बहुत देर से हो रहा था और बहुत जगहों पर कुछ कांटे की टक्कर थी। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में भी कांग्रेस कई जगह थी। शायद अंकुश जो है इस बात से भी इत्तेफाक रखेंगे, एक उम्मीद, क्योंकि वो 50 पर हम देख रहे हैं। सुबह शायद 11 बजे से वो 50 से नीचे मैंने टैली नहीं देखी है। बिल्कुल, वो शायद उनको शायद अभी भी आकलन नहीं अपनी स्थितियों को लेकर, शायद वो अभी भी। राजेश अग्रवाल जी, क्या यही दिक्कत थी कि भाई ग्राउंड पर क्या स्थिति है उनको वो समझ ही नहीं पाए? जी बिल्कुल, ये तो सही बात है कि जो ग्राउंड पर स्थिति है उसके बारे में कांग्रेस के बड़े नेता समझ ही नहीं पा रहे थे। कल तक जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो 10 में से 10 ये बता रहे थे कि कांग्रेस का ही बहुमत है, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। राजस्थान के बारे में भी कुछ एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कुछ कांग्रेस की बनेगी। मध्य प्रदेश के बारे में भी कहा जा रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में जितने एग्जिट पोल आए थे सब में यही कहा गया कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी और सबने 50 से ऊपर वोट दिया। और इसी के चलते ये हुआ कि जैसा कि 2.5 साल से टीएस सिंहदेव कहते आए थे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो ये बोले कि अब मैं नहीं बना तो फिर कभी नहीं मौका मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये कि वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। उनको उसी राजेश अग्रवाल ने, मैं नहीं, जो प्रत्याशी थे उसकी बात कर रहा हूं, उन्होंने हरा दिया।
तो ये नहीं, लेकिन राजेश अग्रवाल सर, मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर हम 2003 से देखते आए छत्तीसगढ़ की स्थिति को, तो हम ये देखते हैं कि जो 40% का आंकड़ा पार कर लेता है वोट पाने में, वो सरकार बना लेता है। लेकिन इस बार बड़ा दिलचस्प, अभी जो ताजा अपडेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पर है, दोनों ही पार्टियां 40% से ऊपर है, यानी कि नेक टू नेक दोनों में ही फाइट हुई है सिर्फ, और तीसरे मोर्चे को बहुत ज्यादा यहां पर बढ़त नहीं मिली। लेकिन जो मैं आंकड़ा वो रखना चाह रहा हूं, उसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। बीजेपी को 46.30% और कांग्रेस को इस वक्त 42.22% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। आपका जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब बहुत ज्यादा वोट का डिफरेंस नहीं है, वोट परसेंटेज का। राजेश अग्रवाल जी, देखिए 2003 के चुनाव से लेकर के आप जितने चुनाव देखेंगे, 2013 तक के चुनाव, 2013 के तक के चुनाव में भी बल्कि 0.09% तक का अंतर रहा है। 1 या 1.5% तक का ही अंतर जितने चुनाव रहे हैं उसमें रहे हैं। लेकिन 2018 में 10% का अंतर आ गया। लेकिन अभी जो आप आंकड़ा बता रहे हैं कि दोनों दलों के बीच इतना अंतर नहीं है, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। इसके बावजूद सीटों का जो फर्क आया है, क्योंकि इसके पहले जितने चुनाव हुए, जैसे 2003 में हुआ, उसके बाद 2008 में हुआ, फिर 2013 में हुआ, वो 1 या 1.5% के भीतर ही चलता रहा। तो इस वक्त मोटे तौर पर 4% का अंतर दिखाई दे रहा है। भाजपा के बीच जो वोटों का अंतर है वो 10% तक चला गया था। ठीक है, ठीक है। लेकिन वसु शर्मा जी, जो तो ये अंतर जो दिखाई दे रहा है उसके चलते, ठीक है, पूरी कीजिए बात। जो ये अंतर दिखाई दे रहा है उसी के चलते सीटों की संख्या अचानक बढ़ गई है। चलिए वसु शर्मा जी, क्योंकि बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, आज तो उनकी जीत का दिन है, उनसे भी एक रिएक्शन लेंगे साउथ, लेकिन